हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइज़, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त उदाहरण के साथ संघीय और एकतामक राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच अंतर बताइए। दोस्तों, आप लोगों को अंतर बताना है संघीय व्यवस्था और एकतामक राजनीतिक व्यवस्था के बीच। दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन करके डिस्कस करने वाली हूँ। एंड दोस्तों, आप लोगों का जो 24 तारीख का एग्ज़ाम है उसके अंदर ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैं जितने भी क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग एग्ज़ाम से पहले इनको ज़रूर देख कर जाइएगा ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। परिचय आपको कुछ इस तरीके से देना है कि प्रशासन की सुविधा के लिए राज्यों की शासन प्रणालियों को प्रांतों व इकाइयों में बांटना आम बात है। आधुनिक युग में राज्यों के क्षेत्रों व जनसंख्या इतनी विशाल है कि एक सरकार द्वारा उनका प्रशासन चलाना असंभव है। इसीलिए प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों को अनेक प्रांतों व इकाइयों में बांटकर शासन व्यवस्था को मजबूत व व्यवहारिक बनाया जाना आवश्यक हो गया है। आज विश्व के अधिकांश देशों में शासन को शक्तियों का बंटवारा केंद्र व राज्य इकाइयों के बीच में पाया जाता है। शक्तियों का ये बंटवारा संवैधानिक नियमों के तहत ही किया जाता है ताकि केंद्र व राज्य इकाइयों में शक्ति विभाजन व उसके व्यवहारिक प्रयोग में कोई कठिनाई ना हो। जब शक्तियों का विभाजन ना हो तो वहाँ केवल एक ही सरकार का मिलना स्वाभाविक है। ऐसी सरकार एकतामक सरकार होती है। ऐसी सरकार बहुत ही कम देशों में है। संविधान द्वारा ऐसी सरकार को शक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग करने की छूट रहती है। इसके विपरीत शासन शक्तियों के बंटवारे पर आधारित सरकार संघतामक सरकार होती है। यपाक इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार को ही महत्वपूर्ण शक्ति दी जाती है, लेकिन कुछ शक्तियां प्रांतीय सरकारों को भी दी जाती हैं। इस व्यवस्था को शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट व व्यवहारिक होता है। प्रांतीय सरकारें अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में स्वतंत्र होती हैं। इस प्रकार एकतामक में तो शासन की समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास तथा संघतामक सरकार में ये शक्तियां केंद्र व प्रांतों में बटी होती हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को सबसे पहले एक सिंपल सा परिचय लिखना है। एंड परिचय के अंदर आप लोगों को संघतामक और एकतामक दोनों व्यवस्थाओं के बीच का डिफरेंस बताना है, जो एक बेसिक डिफरेंस है। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को पूरा इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एकतामक सरकार का अर्थ और परिभाषा। एकतामक सरकार के अंतर्गत शासन की सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास केंद्रित रहती हैं। सारे देश में एक कार्यपालिका, एक विधायिका व एक न्यायपालिका ही होती है। यपाक उनको केंद्रीय सरकार द्वारा कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं दी जाती है। यदि कोई शक्ति दे भी जाती है तो वह केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में ही कार्य करती है। उन्हें उन शक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग करने की छूट नहीं होती है। इस प्रकार इन सरकारों की कोई पृथक व स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। इन सरकारों की शक्तियों का स्रोत संविधानपन की जगह केंद्रीय सरकार की ही होती है। प्रांतीय या प्रादेशिक सरकारें केंद्रीय सरकार की प्रतिनिधि बनकर ही कार्य करती हैं और देश के शासन संचालन में सहयोग देती हैं। एकतामक सरकार अपने को प्रांतीय व प्रादेशिक सरकारों पर कम से कम निर्भर बनाने की कोशिश करती है ताकि उसकी अखंडता को कोई खतरा उत्पन्न न हो। ब्रिटेन में इस प्रकार की ही सरकार है। फ्रांस, चीन में भी ऐसी ही सरकारें हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिस देश में शासन की सारी शक्तियां एक ही हाथ में होती हैं वह एकतामक सरकार होती है।
दोस्तों मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया एकतामक सरकार का अर्थ। तो दोस्तों एकतामक सरकार के अंदर आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है। एकतामक सरकार वह सरकार होती है जिसके अंदर जितनी भी पावर होती है वो सारी सेंटर गवर्नमेंट के पास होती है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके पास कोई पावर नहीं होती, और अगर होती भी है तो बहुत कम होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग चाइना के तौर पर याद रख सकते हो। आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इस पूरे पॉइंट को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम हमारी डेफिनेशंस के बारे में, जो कि यहाँ पे दी गई हैं। एकतामक सरकार को कुछ विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। विलोबे के अनुसार एकतामक सरकार में प्रथम बार तो सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार को दे दी जाती हैं, और वह सरकार जिस प्रकार उचित समझे इन शक्तियों का विभाजन स्वतंत्र रूप से प्रादेशिक सरकारों में कर सकती है। दूसरा जो हमारी डेफिनेशन है वो है डाइसी के अनुसार एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा शासन की सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकतामक शासन है। इसके बाद दोस्तों हमारी थर्ड डेफिनेशन है CF स्टिंग के अनुसार एकतामक राज्य वह राज्य हैं जो एक केंद्रीय शासन में संगठित हों, अर्थात केंद्रीय सरकार के प्रबंधन में बनाए गए विभिन्न जिलों की शक्तियों को केंद्रीय सरकार की इच्छा अनुसार संगठित व संचालित करें, और केंद्रीय शक्ति संपूर्ण क्षेत्र में अपने प्रदेशों को विशेष अधिकार देने वाली किसी भी कानून से सहमति न होकर सर्वोच्च रहे। इसके बाद दोस्तों हमारी जो चौथी डेफिनेशन है वो है फाइनर के अनुसार एकतामक शासन वह होता है जहां एक केंद्रीय सरकार में संपूर्ण शासन शक्ति निहित होती है और उसकी इच्छा तथा अधिकार सारे क्षेत्र पर कानूनी रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी जो पांचवी डेफिनेशन है वो है गार्नर के अनुसार एकतामक सरकार वह होती है जहां संविधान द्वारा सरकार की समस्त शक्तियां अकेले केंद्रीय अंग या अंगों को दे दी जाएं और स्थानीय सरकारें अपनी शक्ति स्वतंत्रता व अस्तित्व केंद्रीय अंग या अंगों से ही प्राप्त करें। एकतामक शासन का व्यवहारिक रूप है। दोस्तों इस तरीके से मैंने आप लोगों को एकतामक सरकार का अर्थ भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बेसिकली क्या होता है। एंड यहाँ पे मैंने आपको 5 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन बताई हैं। ये पांचों डेफिनेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है याद रखनी। तो दोस्तों यहाँ पे एकतामक सरकार के बारे में आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है संघतामक सरकार। संघतामक सरकार संघवाद की अवधारणा पर आधारित है। संघवाद की जड़ें प्राचीन समय में भी किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। आधुनिक समय में संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका में है। विश्व निरंतर संघवाद की ओर प्रगति कर रहा है। यह पाक 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद संघवाद को करारा झटका लगा, लेकिन विश्व में संघवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें आसानी से उखाड़ना असंभव है। आज भारत, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूगोस्लाविया, अमेरिका आदि देशों में संघवाद अपनी चरम सीमा पर है। संघतामक सरकार का अर्थ और परिभाषा। संघतामक सरकार की अवधारणा संघ शब्द पर आधारित है। अंग्रेजी भाषा में संघ शब्द के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग होता है। यह शब्द लैटिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है संधि या समझौता। इस तरह शाब्दिक दृष्टिकोण से संघतामक सरकार समझौते पर निर्मित सरकार है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अनेक इकाइयां कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक केंद्रीय सरकार का गठन करती हैं और शेष विषयों में अपनी अपनी अलग अलग स्वतंत्र सत्ता कायम रखती है। केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश का शासन चलाती है। इसके रहते हुए भी प्रांतीय व प्रादेशिक सरकारों की स्वतंत्रता का लोप नहीं होता है। केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों में शक्तियों का विभाजन संविधान रूपी समझौते के तहत ही होता है। प्रत्येक सरकार अपने अपने क्षेत्रों में सर्वशक्तिमान होती है। प्रायः दोनों ही सरकारें एक दूसरे के क्षेत्र अधिकार में प्रवेश से बचने का हर संभव प्रयास करती रहती हैं। दोनों सरकारों का अस्तित्व
दोनों सरकारों का अस्तित्व संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित होता है। संघात्मक सरकार दोहरी सरकार होती है। इसमें केंद्रीय सरकार के साथ साथ प्रांतीय सरकारें भी होती हैं। प्रांतीय सरकारों को अलग अलग विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका होती हैं। ऐसी सरकार में संविधान ही सर्वोच्च होता है। दोनों सरकारों को संविधान की मर्यादा के अंतर्गत ही देश का शासन चलाना होता है। इस प्रकार संघात्मक सरकार वह होती है जहां संविधान के द्वारा शक्तियां केंद्र और प्रांतों में बटी होती हैं और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र होते हुए भी संघात्मक शासन की सफलता के लिए सह अस्तित्व की भावना के आधार पर कार्य करते हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को संघात्मक सरकार का अर्थ भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। संघात्मक सरकार एकतामक सरकार से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जहां एकतामक सरकार का एग्जाम्पल आप लोग चाइना को याद रख सकते हो, वहीं संघात्मक सरकार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप इंडिया को याद रख सकते हो। जैसे कि आप लोग जानते हो, इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर नहीं है, बल्कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड जब बात हम करते हैं किसी राज्य की या किसी एक छोटे से प्लेस की, तो उस टाइम पे इतना इम्पोर्टेंट रोल सेंट्रल गवर्नमेंट प्ले नहीं करती है जितना कि स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरीके से आप लोग एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर इस चीज़ को अपने माइंड के अंदर रख सकते हो। एंड दोस्तों, पूरा जो अर्थ है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है अनेक विद्वानों द्वारा संघात्मक सरकार को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। फाइनर के अनुसार संघात्मक शासन वह है जिसमें सत्ता एवं शक्ति का एक भाग संघीय इकाइयों या प्रांतों में निहित होता है और दूसरा भाग केंद्रीय संस्था में निहित होता है, जो क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा जानबूझकर संगठित की जाती हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा बहुत से एक जैसे राज्य एक बड़े राज्य के सदस्य बनने को सहमत हो जाते हैं। डोल्सी के अनुसार संघवाद एक राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारियों को सुनिश्चित करने के साथ साथ सारे राष्ट्र की एकता को भी सुनिश्चित करना होता है। गार्डनर के अनुसार संघात्मक सरकार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक सामान्य संप्रभु सत्ता के अधीन होती हैं। ये सरकारें अपने अपने निश्चित क्षेत्रों में सर्वोच्च होती हैं। उनका कार्य क्षेत्र संविधान द्वारा ही निश्चित किया जाता है। के.सी. वाहियर के अनुसार संघ शासन का अर्थ एक ऐसी पद्धति है जिसका सामान्य और प्रादेशिक शासकों में सामंजस्य होता हुए भी वह अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होती हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को संघात्मक सरकार की अर्थ अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पे फिर से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मेंशन किए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन के अंदर जो थिंकर्स के नेम होते हैं ये ज़रूर अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं जानती हूँ थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं इन नाम को याद रखना, क्योंकि बाहर कंट्री के नाम होते हैं तो आप लोग ध्यान नहीं रख पाते होगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ इन डेफिनेशन को ज़रूर अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एकतामक तथा संघात्मक सरकार में अंतर। तो दोस्तों, अंतर ही हमारे क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था, तो फटाफट से वन बाय वन करके सारे जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच हम लोग देख लेते हैं। केंद्र तथा इकाइयों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर दोनों प्रकार की सरकारें होती हैं, एकतामक तथा संघात्मक। एकतामक सरकार में शासन की समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, जबकि संघात्मक सरकार में शासन की शक्तियां केंद्र व इकाइयों में बटी हुई होती हैं। उपयुक्त विवेचना में एकतामक व संघात्मक सरकार के बारे में हमें काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद दोनों में अनेक अंतर दृष्टिगोचर होते हैं। एकतामक तथा संघात्मक सरकार में निम्नलिखित अंतर हो सकते हैं। एकतामक सरकार में शासन का एक ही स्तर होता है, सारे देश का शासन केंद्रीय सरकार ही चलाती है। स्थानीय सरकारों का अस्तित्व केंद्र सरकार पर ही निर्भर करता है। इसके विपरीत संघात्मक सरकार में शासन के दो स्तर केंद्र तथा प्रांतीय सरकार होती है। प्रांतीय सरकारों का अपना पृथक संवैधानिक अस्तित्व होता है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस। दूसरा पॉइंट है हमारा
एकतामक सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। शासन के मुखिया की कुछ शक्तियां प्रादेशिक सरकारों को भी दी जा सकती हैं, लेकिन वे इनका प्रयोग केंद्रीय सरकार के मार्गदर्शन में ही करती हैं। इसके विपरीत संघतामक सरकार में शक्तियां होती हैं, विकेंद्रीकरण होता है। प्रादेशिक सरकारों को शक्तियां संविधान द्वारा ही अलग रूप में दे दी जाती हैं। इसमें शक्तियों के 3 स्तर होते हैं, केंद्रीय, प्रांतीय, समवर्ती होते हैं। केंद्र सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को होता है तथा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, और समवर्ती पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। शक्तियों के प्रयोग को लेकर संघतामक सरकार में केंद्र व प्रांत सरकारें स्वतंत्र होती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों के क्षेत्र अधिकार में अनावश्यक प्रवेश नहीं कर सकती है। सो दोस्तों, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर है, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है एकतामक सरकार का संवैधानिक लिखित या अलिखित, लचीला या कठोर दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि संघतामक सरकार का संविधान लिखित तथा कठोर होता है। एकतामक सरकार में एक ही सरकार होती है, इसमें एक ही विधायिका, एक ही कार्यपालिका तथा एक ही न्यायपालिका सारे देश का शासन चलाती है। इसके विपरीत संघतामक सरकार में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग विधानमंडल, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाएं होती हैं। एकतामक सरकार में न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं होती है, इसमें न्यायपालिका के पास न्यायिक पूर्ण अवलोकन की शक्ति नहीं होती है। इसके विपरीत संघतामक राज्यों में केंद्र व प्रांतों में होने वाले झगड़ों का समाधान करने के लिए स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है। इसका न्यायिक पूर्ण अवलोकन की शक्ति भी प्राप्त होती है। ये प्रांतीय या केंद्रीय विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार रखती है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। अब बात करते हैं 6th पॉइंट की, जो कि है एकतामक सरकार में एकहारी नागरिकता, एकहारी शासन तंत्र पाया जाता है, जबकि संघतामक सरकार में दोहरी नागरिकता तथा दोहरा शासन तंत्र पाया जाता है। एकतामक सरकार में कानूनों, न्याय विधानों और शासन विधानों में एक रूपता का गुण पाया जाता है, जबकि संघतामक सरकार में इसका अभाव होता है। एकतामक सरकार में व्यवस्थापिका सर्वोच्च होती है, जबकि संघतामक सरकार में संविधान सर्वोच्च होता है। एकतामक सरकार में सारे देश में एक ही कानून होते हैं, जबकि संघतामक सरकार में केंद्र व प्रांत सरकारें अलग अलग कानूनों का संचालन कर सकती हैं। एकतामक सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। कानून बनाने तथा उन्हें लागू करने का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का ही होता है। संकटकालीन परिस्थितियों से निपटने में ये अधिक सक्षम होती है। इसके विपरीत संघतामक सरकार में शक्तियों का बंटवारा होने के कारण केंद्र सरकार निर्बल होती है। वह केवल निश्चित विषयों पर ही कानून बना सकती है। कई बार न्यायपालिका उसके कानूनों को अवैध घोषित कर देती है। 11वां पॉइंट है दोस्तों हमारा, एकतामक सरकार विदेशी नीतियों के सफल संचालन में सहायक होती है, जबकि संघतामक सरकार विदेशी मामलों में प्रायः कमज़ोर ही साबित होती है। उसे ये विश्वास नहीं होता है कि प्रांतीय सरकारें उसके द्वारा की गई संधि या समझौते को लागू करेंगी या नहीं। हमारा 12 नंबर का पॉइंट है, एकतामक सरकार में एक नागरिकता के कारण और सभी नागरिकों को समान सुविधाएं होने के कारण राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है। इसके विपरीत संघतामक सरकार में प्रांतीय हितों को बढ़ावा मिलने से राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसमें नागरिकों में संकीर्ण क्षेत्रीय हितों की भावना प्रबल होती है। एकतामक सरकार अधिक कार्यकुशल तथा कम खर्चीली होती है, जबकि संघतामक सरकार कम कार्यकुशल तथा अधिक खर्चीली होती है, क्योंकि संघतामक सरकार में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय प्रांतीय सरकारों की सलाह से ही लिया जा सकता है। एकतामक शासन प्रणाली एक सीधी सादी शासन प्रणाली सरकार है। सरकार का एक ही स्तर, एक ही कानून और एक ही नागरिकता आदि होने के कारण आम व्यक्ति भी अपने देश की शासन प्रणाली के बारे में
ज्ञान रख सकता है। इसके विपरीत संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी सरकारें, दोहरी नागरिकता, दोहरे कानून आदि के कारण आम व्यक्ति के लिए अपने देश की शासन प्रणाली को समझना कठिन होता है। एकतामक सरकार में केंद्रीय सरकार के पास सारी शक्तियां होने के कारण वह निरंकुश बन सकती है, जबकि संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन होने के कारण और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के कारण वह निरंकुश नहीं बन सकती है। उसका रूप लोकतंत्रीय ही रहता है। सो दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा पूरा आंसर यहाँ पे फिनिश होता है। मैंने आपको 15 पॉइंट बताए हैं जो कि दोनों के बीच में अंतर करते हैं, यानी कि हमारी एकतामक सरकार और संघात्मक सरकार के बीच जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो ये 15 पॉइंट आपको बताते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा आंसर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। एंड दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। एंड अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को जब भी मैं कोई नई वीडियो या कुछ भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए चैनल के ऊपर डालूँ तो आप लोगों को फटाफट से उस चीज़ का पता चल जाए। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।